आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम भारतीय संविधान के उस पद को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर साइलेंट गार्जियन कहा जाता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। उनकी भूमिका, उनका वो बेहद जटिल चुनाव और वो विशाल शक्तियां जो इस पद को इतना खास बनाती हैं। हम सीधे संविधान के पन्नों से इसे समझने वाले हैं। अब एक बड़ा सवाल, भारत की संवैधानिक मशीनरी की असली चाबी आखिर किसके हाथ में है? देखिए, प्रधानमंत्री तो रोजमर्रा का शासन चलाते हैं, ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाएं, तो इस पूरे गणराज्य की असली नींव वो तो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होगी संवैधानिक पद और आर्टिकल्स से, फिर हम देखेंगे वो जटिल इलेक्शंस और महाभियोग का तरीका। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी प्रमुख शक्तियों, वीटो और इमरजेंसी पावर की, और आखिर में ऐतिहासिक राष्ट्रपतियों की उस शानदार लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 62, यानी वो बुनियादी नियम जो इस पद की नींव रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा संविधान कितनी बारीकी से एकदम स्टेप बाय स्टेप इस सर्वोच्च पद का ढांचा तैयार करता है। 52 और 53 में पद और शक्ति की बात है, 54 और 55 में चुनाव का तरीका है, 56 से 59 तक आते आते कार्यकाल और शर्तें तय होती हैं, 60 और 61 में शपथ और महाभियोग का जिक्र है, और 62 कहता है कि भाई ये पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। एकदम सिस्टमैटिक है ना। अब अगर कोई इस पद तक पहुंचना चाहे तो उसकी शर्तें भी काफी कड़ी हैं। सिर्फ 35 इयर्स की उम्र पार करना ही काफी नहीं है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और हाँ, रिजर्व बैंक में एकदम सटीक 15,000 रुपए की सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर। यहां हम चुनाव की उस अनोखी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और राष्ट्रपति को पद से हटाने के उस भारी भरकम प्रोसेस को समझेंगे। ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि इसका गणित बहुत ही अलग लेवल का होता है। एक राज्य के विधायक यानी एमएलए के वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से बदल जाती है। लेकिन जब बात सांसदों यानी एमपी के वोट की आती है, तो वो राज्यों और केंद्र के बीच एक शानदार संतुलन बनाते हुए पूरे देश के लिए फाइनल टैली को बराबर कर देते हैं। एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब सोचिए, इतने अहम पद से किसी को हटाना हो तो वो आसान तो नहीं हो सकता। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानबूझकर बेहद मुश्किल बनाया गया है। किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के साइन, 14 दिन का एडवांस नोटिस और फिर दोनों सदनों में 2/3 पूर्ण बहुमत। ये सब इसलिए किया गया है ताकि इस सर्वोच्च पद की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए। चलिए, अब तीसरे खंड पर आते हैं। ये सब मिलकर कैसे राष्ट्रपति को शक्तियों का एक असाधारण शस्त्रागार सौंपते हैं, आइए देखते हैं। सिर्फ एक रबर स्टैंप? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की शक्तियां 8 अलग अलग डोमेन में फैली हुई हैं। यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति जैसी कार्यकारी शक्तियां, विधायी और वित्तीय शक्तियां, जहां मनी बिल के लिए उनकी परमिशन मस्ट है। इसके अलावा वो सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं, कूटनीतिक फैसले लेते हैं और आपातकाल संभालते हैं। ये पद वाकई बहुत पावरफुल है। अब जरा अनुच्छेद 72 के तहत मिलने वाली न्यायिक शक्तियों पर जूम इन करते हैं। इसमें क्षमा या पार्डन सबसे अल्टीमेट पावर है। ये न्याय प्रणाली का फाइनल चेक है। मतलब अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो दोषी सभी आरोपों और सजाओं से पूरी तरह मुक्त, जैसे कोई अपराध कभी हुआ ही ना हो। स्लेट एकदम क्लीन। फिर आता है लघुकरण, जिसे कॉम्यूट कहते हैं। इसमें सजा का नेचर बदल दिया जाता है। एक कठोर सजा को हल्के रूप में बदल देना, जैसे किसी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देना। परिहार या रेमिशन थोड़ा अलग है। इसमें सजा का जो बेसिक नेचर है वो नहीं बदलता, बस टाइम कम हो जाता है। मान लीजिए अदालतों ने 10 साल की कठोर कैद दी है, तो उसे घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन कैद कठोर ही रहेगी। वहीं विराम यानी रिस्पाइट एक तरह से मानवीय आधार पर काम करता है। अगर किसी दोषी के साथ कोई विशेष मजबूरी है, जैसे कोई शारीरिक विकलांगता हो या गर्भवती का मामला हो, तो राष्ट्रपति इसके तहत सजा को कम कर सकते हैं। और अंत में है प्रविलंबन या रिप्रीव। ये बेसिकली एक पॉज बटन की तरह काम करता है। ये फांसी जैसी सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा देता है, ताकि दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण मांगने का कानूनी समय मिल सके। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे खंड में। यहां हम राष्ट्रपति के सबसे नाटकीय और पावरफुल हथियारों की बात करेंगे, वीटो पावर और आपातकालीन शक्तियां। इन 3 वीटो पावर को देखिए।
इनसे राष्ट्रपति किसी भी कानून का रास्ता तय कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल सीधे तौर पर खारिज। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है बिल को दोबारा विचार के लिए लौटा देना। और पॉकेट वीटो, इसमें बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसे अनिश्चितकाल के लिए बस अपनी जेब में रख लिया जाता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक ऐतिहासिक उदाहरण 1986 में देखने को मिला था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसी पॉकेट वीटो का निष्पक्ष इस्तेमाल किया था। उन्होंने न हाँ कहा न ना कहा, बस कोई एक्शन नहीं लिया और वो कानून वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। अब जरा इन आपातकालीन शक्तियों पर नजर डालिए। ये इतनी असाधारण हैं कि इनके लिए टाइमलाइन बहुत सख्त है। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद से महज 30 दिन के अंदर मंजूरी मिलनी चाहिए। वहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो या वित्तीय आपातकाल हो तो उसके लिए 60 दिन का समय होता है। और अब हमारे आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये सारी भारी भरकम संवैधानिक शक्तियां कागजों पर तो ठीक हैं, लेकिन हकीकत में इन्हें किन लोगों ने संभाला है? आइए उन ऐतिहासिक शख्सियतों पर बात करते हैं। इन शुरुआती लीडर्स को देखिए। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। एक दिलचस्प बात यह है कि वो हमारे इतिहास के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक इस सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाई है। फिर जैसे जैसे हम आधुनिक दौर में आते हैं तो ये विरासत और भी डायनामिक हो जाती है। हमारे चहेते मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी से लेकर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और आज भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जब हम भारत के राष्ट्रपतियों की इस पूरी लिस्ट को एक साथ देखते हैं तो साफ समझ आता है कि ये पद समय के साथ कितना इवॉल्व हुआ है। ये हमारे देश के विशाल और विविधता से भरे लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन विशाल शक्तियों का ये जो सावधानी से बुना गया संतुलन है और जिन महान हस्तियों ने इसका उपयोग किया है, वो सब मिलकर अंततः हमारे इस महान गणराज्य के भविष्य को कैसे आकार देते हैं और कैसे सुरक्षित रखते हैं, जरा सोचिएगा इस बारे में।